वीडियो में हम CSIR नेट जून 2023 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पार्ट 20 से बिलोंग करता है, जो कि ऑब्वियसली लीनियर अलजेब्रा पर बेस्ड है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। इससे पहले कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी हेल्प नहीं मिला है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है, ए कोई 3x3 रियल मैट्रिक्स दिया है और इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पीटे से रिप्रेजेंट कर रहा है। इन जनरल हम जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो लैम्डा में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है वो यूज़ किया है टी, और कह रहा है कि जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो डिविजिबल है बाई टी स्क्वायर। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो फाइंड आउट करना है। लेकिन ये जो कंडीशन, जितनी चीज़ें दी हुई हैं, उससे हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पहले उस पॉइंट पर फोकस करते हैं। अगर ये आपने समझ लिया कि जो भी कंडीशन गिवन है यहाँ पर, उन कंडीशन से हम क्या क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, तो हमें ऑप्शन को वेरीफाई करना आसान हो जाएगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मैट्रिक्स है वो 3x3 रियल मैट्रिक्स है और इसका जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो pt डिविजिबल बाई टी स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो ये चूँकि 3x3 रियल मैट्रिक्स है, तो जो इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा pt, वो t में डिग्री 3 का पॉलिनोमियल होगा। इसका जो डिग्री हो जाएगी वो एग्जैक्टली 3 हो जाएगी। और साथ में कह रहा है, और ऑब्वियसली इस जो पॉलिनोमियल है, जो कि मैट्रिक्स यहाँ पर रियल दिया है, तो ये जो पॉलिनोमियल होगा वो रियल पॉलिनोमियल होगा इन वेरिएबल t। और साथ में कह रहा है कि ये डिविजिबल है बाई टी स्क्वायर। इसका मतलब जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा इस मैट्रिक्स का, वो कुछ इस टाइप से होगा, टी स्क्वायर टाइम्स टी माइनस अल्फ़ा टाइप का, जहाँ पर अल्फ़ा बिलोंग करेगा रियल नंबर में, क्योंकि पॉलिनोमियल को क्या होना है, रियल पॉलिनोमियल होना है। और टी स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली टी स्क्वायर कॉमन होगा और एक टी में और एक लीनियर फैक्टर बचेगा, तो वो डिपेंड करेगा, हो सकता है वो टी ही हो जाए और हो सकता है टी माइनस अल्फ़ा टाइप का हो, जहाँ पर अल्फ़ा एक रियल नंबर है। तो ऑब्वियसली जो इसका जनरल, जो भी मोस्ट जनरल करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो सकता है वो इस टाइप का ही हो सकता है, जहाँ पर अल्फ़ा एक्चुअली कोई रियल नंबर है। ओके, अब इससे हम क्या कंक्लूज़न कर सकते हैं? इससे ये चीज़ तो क्लियर है कि अल्फ़ा अगर ज़ीरो नहीं है, अल्फ़ा अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो एक्चुअली टी क्यूब नहीं होगा। और इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है वो इन जनरल करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्पेसिफिक ये तो नहीं कहा है कि ये नल मैट्रिक्स है, ये कह रहा है जस्ट जो दिया हुआ है वो है कि टी स्क्वायर जो पॉलिनोमियल है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, उसको टी स्क्वायर डिवाइड करता है। तो टी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, तो इसके बाद जो रिमेनिंग फैक्टर बचेगा वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा और उसको हम टी माइनस अल्फ़ा टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन जनरल ए क्यूब इक्वल टू 0 होने का मतलब है क्या, कि इसका जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा वो टी क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन टी क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये कब होगा? ये नल मैट्रिक्स के लिए भी हो सकता है और कोई नॉन ट्रिवियल मैट्रिक्स के लिए भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल ये ट्रू नहीं होगा। अगर हमें सिर्फ ये कंडीशन दिया हुआ है कि टी स्क्वायर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, तो सिर्फ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उसका जो जनरल करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो इस फॉर्मेट का होगा। तो इन जनरल ए क्यूब हमेशा 0 रहे ये ज़रूरी नहीं है, ए क्यूब नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। अब जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर हम इसको 0 के बराबर कर दें
तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा और जो इसके रूट होंगे वो एक्चुअली क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ से जो t की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, जब हम 0 करेंगे तो t की वैल्यू हो जाएगी 0, 0 और अल्फ़ा। दो इसके करेक्टरिस्टिक रूट 0 होंगे और एक करेक्टरिस्टिक रूट इसका अल्फ़ा होगा जो कि रियल होगा। तो तीनों करेक्टरिस्टिक रूट एक्चुअली बिलोंग करेंगे R में, यानी अगर ये मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, 3×3 मैट्रिक्स है जिसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल t² से डिविजिबल है और ये मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली तीनों आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। यानी कि हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वही ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। अब जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसका जो जनरल फॉर्म है हमने देखा t² टाइम्स t माइनस अल्फ़ा है, जहाँ पर अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में। अब ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनलाइजेबल कब होगी, डायगोनलाइजेबल होगी अगर इसका जो मिनिमम पॉलिनोमियल है वो मिनिमल पॉलिनोमियल t टाइम्स t माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो जाए। यानी कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल से इक्वेशन बन रहा है या मिनिमल पॉलिनोमियल है, ये क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स A, ये अगर हो जाए t इंटू t माइनस अल्फ़ा हो जाए तो उस केस के लिए ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। और डायगोनलाइजेबल हो गई तो यहाँ पर चूँकि जो आइगन वैल्यू हमने देखा था, आइगन वैल्यू 0, 0 और अल्फ़ा था, यहाँ पर 0 की जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 0 इज़ इक्वल टू 2 है, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है। और हमें रिज़ल्ट मालूम है कि डायगोनलाइजेबल होगी कोई भी मैट्रिक्स अगर कोई भी आइगन वैल्यू ले और उसकी ज्योमेट्रिक जो उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो इक्वल हो जाए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के। और ये कब होगी, अगर जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो फर्स्ट डिग्री में लीनियर फैक्टर हो, यानी प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हो। प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में अगर हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का ऐसे फैक्टर मिनिमल पॉलिनोमियल में आते हैं जो रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ पर जैसे करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में हो रहा है t² आ रहा है, मिनिमल पॉलिनोमियल में लिखेंगे तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के सिर्फ वही टर्म आएंगे जो जब मिनिमल पॉलिनोमियल लिखेंगे तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जितने भी 1 डिग्री टर्म है वो सारे के सारे आएंगे, और 1 डिग्री से ज़्यादा टर्म है तो उनका सिर्फ एक ही पार्ट लेंगे। जैसे कि यहाँ पर t² है तो मिनिमल पॉलिनोमियल में 1 डिग्री आएगा, t आएगा, और t माइनस अल्फ़ा है यहाँ पर डिग्री 1 है तो इसको एज इट इज़ कर देंगे। अगर ये जो फैक्टर है यानी कि मिनिमल पॉलिनोमियल को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए कि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल अगर डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, और इस केस में जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है हर एक आइगन वैल्यू की उसके करस्पॉन्डिंग अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर अल्फ़ा की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी देखें तो वो है 1, क्योंकि अल्फ़ा एक ही बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, और अगर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 डेफिनेटली होना है। तो अगर डिस्टिंक्ट रूट हैं, सारे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं तो मैट्रिक्स अपने आप ही डायगोनलाइजेबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट नहीं है, यहाँ 0 रिपीटेड है और जिसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है, और अगर ये इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 0 अगर ये 2 हो जाएगा तो जो मैट्रिक्स A है वो एक्चुअली डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। यानी कि जब भी, और ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग क्या है कि 0 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस होगा उसका डायमेंशन 2 हो जाए। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस
ऑफ आइगन वैल्यूज़ 0। तो अगर ये आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 अगर ये 2 हो गया तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, और अगर डायगोनलाइजेबल हो गई तो 0 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस होगा वो 2 डायमेंशनल हो जाएगा। यानी कि अगर एक ऑप्शन करेक्ट है, इसको करेक्ट मान रहे हैं, तो आपको फोर्थ ऑप्शन को भी करेक्ट करना पड़ेगा, और अगर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट मान रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट होगा। 1 और 4 में से एक सिर्फ करेक्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स 3x3 दिया है, या तो दोनों करेक्ट होंगे या दोनों इनकरेक्ट होंगे। और इन जनरल यहाँ पर अगर हम देखें तो मैट्रिक्स जो प्रॉपर्टी दिया है, जो कंडीशन दिया है, चूँकि ये पार्ट बी का है, तो एक से ज़्यादा रिजल्ट ट्रू नहीं होंगे, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ऑलवेज ट्रू है। तो अब यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ट्रू नहीं होगा। और यहाँ पर हम चाहें तो एक एग्जांपल भी मैट्रिक्स का दे सकते हैं जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम यहाँ पर देखें 0 0 1, हमने ये सिंपल मैट्रिक्स लिया है। अगर यहाँ पर हम इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अब चेक कर सकते हैं, ये आ जाएगा लैम्डा टी स्क्वायर 1 माइनस टी आ जाएगा, सॉरी टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस टी आ जाएगा। और ये ऑब्वियसली रियल मैट्रिक्स है, 3x3 रियल मैट्रिक्स है, और इसका जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो टी स्क्वायर से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ये एक्चुअली डायगोनलाइजेबल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम आइगन स्पेस का डायमेंशन निकालना चाहें तो यहाँ पर आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 0 टाइम्स आई, x इक्वल टू हमें 0 लेना है। ऐसे x ढूंढना है, ऐसे वेक्टर ढूंढना है जो एक कंडीशन को या इस होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मैट्रिक्स A है, a माइनस 0 टाइम्स आई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आएगा 0 1 0 0 0 1 0 0 1। और अगर हम वेक्टर को कैपिटल X को x y z कर दें और ये नल मैट्रिक्स है 0 0 0, तो इसका अगर हम सोल्यूशन निकालेंगे, इसको हम इक्विवेलेंटली अगर हम R3 माइनस R2 कर दें तो ये R3 में यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ से हम सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। यहाँ पर x आर्बिट्रेरी हो सकता है, x कोई भी कांस्टेंट c ले सकते हैं, लेकिन y आपको 0 लेना पड़ेगा और z भी 0 लेना पड़ेगा, तभी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो x इक्वल टू क्या हो जाएगा c 0 0, यानी कि c टाइम्स 1 0 0, यानी कि जो आइगन स्पेस होगा वो इस वेक्टर से जनरेटेड होगा, 1 0 0 कॉलम वेक्टर से जनरेटेड होगा, यानी कि जो आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू 0 होगा वो 1 डायमेंशनल हो जाएगा। इसलिए ये जो मैट्रिक्स है वो एक्चुअली उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 एक्चुअली वो 2 है, और जबकि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या है वो 2 है, और इस ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 1 है, और इसलिए ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती हैं। आप चाहें तो ये भी चेक कर सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो इस कंडीशन को, जो मिनिमल पॉलिनोमियल ये डायगोनलाइजेबल होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर t माइनस 1t ये जो पॉलिनोमियल है इसको a सेटिस्फाई करे, यानी कि क्या हो जाए a टाइम्स 1 माइनस a ये इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो जाएगी, तभी इफ़ एंड ओनली इफ़ a डायगोनलाइजेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगी यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 इन जनरल ट्रू नहीं होंगे। कुछ मैट्रिक्स के केस के लिए ट्रू हो सकते हैं, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऑलवेज ट्रू नहीं होंगे। जो ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है वो सिर्फ स्टेटमेंट 2 है, और इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन 2 को करेक्ट करेंगे। अगर प्रॉब्लम में ये दिया रहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू, तो उस केस में हमें चारों ऑप्शन को
सेलेक्ट करना पड़ता, चारों ऑप्शन उस केस में ट्रू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, मे बी ट्रू नहीं कह रहा है, जो ऑलवेज ट्रू है या ट्रू है उस स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो वो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ ट्रू ही है, बाकी तीनों जो स्टेटमेंट है वो कुछ मैट्रिक्स के लिए ट्रू हो सकते हैं और कुछ के लिए ट्रू नहीं होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे प्रॉब्लम के साथ में। थैंक यू सो मच।